तो कल हम लोग जहां थे, देखिए टाइम का थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है ना। तो जिस समय हम लोगों का क्लास शुरू होता है हम लोग को उसी समय शुरू करना चाहिए, राइट, क्योंकि हर चीज का टाइम शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। एनीवे, तो एक रिक्वेस्ट किए थे कल आप लोग को कि घर जाके उसको देखिएगा, एनसीईआरटी बुक से टैली कराइएगा, क्या वो सारा चीज मिला जो एनसीईआरटी बुक में होना चाहिए और आपको पढ़ाया गया, मिला। प्लाज्मा के बारे में आप लोग को लग रहा था बहुत सारा चीज है, देखिए उसमें आयंस के बारे में दिया हुआ है, बाइकार्बोनेट आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन एक्सेट्रा, है ना। तो वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स थे, जस्ट ए रिकैप, है ना, जो हम लोग देखे हैं। उसके बाद फिर आप देखे होंगे जो बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में दिया हुआ है उसमें और फाइनर डिटेल में गया है, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ये सारा लिखा हुआ है। तो ये है ना ऑर्गेनिक पार्ट है जो कि प्लाज्मा में पाए जाते हैं, और इन सारे चीजों को ढोकर कौन लाता है? ब्लड प्लाज्मा। किसके लिए? डिफरेंट सेल्स के लिए, राइट। उसके बाद हम लोग देख रहे थे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा देखने के बाद ब्लड का दूसरा हिस्सा था फॉर्म्ड एलिमेंट्स, उसमें हम लोग आरबीसी को कंटिन्यू कर रहे थे। आरबीसी का जो मिनिमम रिक्वायर्ड फीचर्स है वो हम लोग देख चुके हैं, जैसे कितना दिन इसका लाइफ स्पैन होता है, 120 डेज, पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहाँ है, कहाँ पे ये फॉर्म करता है, इसके शेप कैसे हैं, और इसके अंदर पाए जाने वाले कितने तरह के सेल ऑर्गेनल्स होंगे, तो कोई नहीं होगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज क्या लगता है, आरबीसी तो ऑक्सीजन को ढोकर ले जाता है और इसके अंदर कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है। तो सोच के देखिए जरा, ये एक यूकैरियोटिक सेल है, वो भी ह्यूमन में पाया जाने वाला, और इसके पास कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है, तो फिर ये रेस्पिरेशन एरोबिक टाइप कैसे करता होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए क्या चाहिए? और बताइए, एक और सेल ऑर्गेनल चाहिए जिसके वजह से माइटोकॉन्ड्रिया, एग्जैक्टली। और इसने अपने सारे सेल ऑर्गेनल्स को सैक्रिफाइस कर दिया, कोई नहीं है सिवाय साइटोप्लाज्म के। तो साइटोप्लाज्म किसी सेल ऑर्गेनल में नहीं गिना था, राइट। सेल ऑर्गेनल वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं जहां कोई डेफिनेट फंक्शन होगा, इसमें वैसा कोई है ही नहीं। तो फिर सोचिए, ये एक यूकैरियोटिक सेल है, वो भी ह्यूमन का, इसमें फिर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा कैसे? क्या इसके पास कोई और अदर ऑल्टरनेटिव है? क्या होना चाहिए? अच्छा, क्या होना चाहिए वो बात की बात है, पहले ये सोचिए एरोबिक रेस्पिरेशन होने का चांसेस है कि नहीं? कैसे? माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही नहीं, फिर ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन कहां होगा? कोई स्कोप नहीं है, कोई स्पेस नहीं है ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन का। तो फिर एरोबिक रेस्पिरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, तो ये इसमें नहीं होगा। यही तो आयरनी है, यही स्पेशलिटी है कि आरबीसी में एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता, तो फिर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये आप लोग 10th में पढ़े हैं लाइफ प्रोसेसेस में रेस्पिरेशन, उसमें देखे होंगे जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में सेपरेट करके बताया गया है। तो प्रोकैरियोट्स में पहला स्टेप और यूकैरियोट में पहला स्टेप रेस्पिरेशन का दोनों में कॉमन है, एंड इट इज ग्लाइकोलिसिस, है ना। फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस। अब एनारोब में क्या होता है? फॉलोड बाय ग्लाइकोलिसिस देयर इज अनदर प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, आई मीन जैसे बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल, प्रोकैरियोटिक सेल, इस पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। तो ये ग्लाइकोलिसिस करने के बाद दूसरे स्टेप की ओर जाता है, वो है फर्मेंटेशन। और एरोबिक ऑर्गेनिजम्स वो क्या करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मदद से वो यूज करते हैं ऑक्सीजन को, और ग्लाइकोलिसिस के बाद अगले स्टेप पे वो जाते हैं टीसीए साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और टीसीए साइकिल के बाद जो आउटपुट मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, उसको वो ले जाता है फिर यूज करने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, ईटीएस से, और फिर जाके वो अपने आप को एटीपी सिंथेसिस करने लायक बनाता है। तो सोचिए इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, इसीलिए
वो सारा प्रोसेस जो एक एरोबिक ऑर्गेनिज्म में होता है, एरोबिक सेल में होता है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले सेल में होता है, वो तो होगा नहीं नेचुरली। इसके पास ऑप्शन क्या है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करे, ग्लाइकोलिसिस पक्का करेगा। लेकिन अब सोचिए, ग्लाइकोलिसिस के बाद इसके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो इसको जाना चाहिए फर्मेंटेशन पे, फर्मेंटेशन नहीं करता, फर्मेंटेशन नहीं करता। तो फिर इसके लिए और ऑल्टरनेटिव क्या है, लगातार फिर कहां से ग्लूकोज का सप्लाई होगा, भाई ब्लड प्लाज्मा में तो ग्लूकोज का ढेर है, हम जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के बाद ग्लूकोज आ रहा है, तो लगातार ग्लूकोज का एंट्री है ना। ब्लड में NADH और NAD+ दोनों रहते हैं, सेल्स में जहां प्रोड्यूस हुए वहां से इसमें आ ही जाते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू करने के लिए आरबीसी को NAD+ भी मिल जाता है। तो इसके ऊपर एनारोब्स की तरह फर्मेंटेशन करने का कोई लोड नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। ये आसानी से बड़े आराम से ग्लाइकोलिसिस करते रह सकता है नॉन स्टॉप, इसे लगातार NAD+ मिलते रहेंगे और ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस चलता रहेगा। और इसको फिर से NAD+ को रीजनरेट करने के लिए पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में भी बदलने का जरूरत नहीं, क्योंकि पायरुविक एसिड एक यूजफुल मटेरियल है, वो फिर आगे चल के दूसरे सबस्ट्रेट्स में जैसे एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर आप देखिएगा जो आप पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन, उसमें आपको मिलेगा कि ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पायरुविक एसिड मिलता है, बनता है, उसका आगे क्या होता है। तो एनारोब में क्या होगा, एरोब में क्या होगा, दोनों के अलग अलग ऑप्शंस हैं। एनीवे, तो ये अपना रेस्पिरेशन के लिए क्या यूज करता है, एनारोबिक मेथड। एक चीज सोचिए, बड़े तरीके से ये सेल बना है, ये जस्ट लाइक हलवाई है। अगर हलवाई मिठाई बनाए, है ना, समोसा बनाए और खुद ही खा जाए तो सेल क्या करेगा। इसीलिए आरबीसी जो ऑक्सीजन ढोके ला रहा है, उस ऑक्सीजन को अगर खुद ही कंज्यूम कर ले तो दूसरे को क्या देगा। सो फॉर दैट पर्पस आप ऐसे सोच सकते हैं कि जो वो लेकर आ रहा है वो यूजफुल है, वो दूसरों के लिए। अगर खुद यूज कर लेगा तो फिर दूसरे को दान क्या करेगा, डोनेट क्या करेगा। इसीलिए वो एनारोबिक रेस्पिरेशन की ओर जाता है। इट इज ए सो नाइसली प्रिपेयर्ड सेल दैट इज ओनली मेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये एक ट्रांसपोर्टर है। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए बसेस भी है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक्स भी है, लेकिन आपको क्या लगता है बसेस का काम ट्रक कर सकता है, ट्रक का काम बसेस कर सकता है? नहीं। इसलिए क्योंकि अगर आपको अलमीरा वगैरह बड़ा बड़ा सोफा ले जाना हो, बस में कहां घुसाइएगा, स्पेस ही नहीं, वो चारों तरफ से कवर्ड है, इतना छोटा सा रास्ता है जिससे आदमी घुसता है, तो उसमें अलमीरा डालने का जगह नहीं है। अब ट्रक में सोचिए हम आदमी भर के ले जाए, बेचारे कैसे जानवर की तरह रहेंगे, उसे बैठने का जगह तो होगा नहीं, चेयर का रहता है। तो अगर झटका लगा, अगर कस के बम पाया तो आदमी ऐसे उछल जाएगा, फिर ऐसे गिरेगा। सोच सकते हैं कितना डेंजरस है कि नहीं। लेकिन बसेस में क्या रहते हैं, उसमें चेयर और सीट वगैरह ऐसे रहता है ताकि वो शॉक एब्जॉर्ब कर सके। ट्रक में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। तो लाइकवाइज कहने का मतलब है जो ट्रांसपोर्टर होगा वो अपने अंदर कोई भी एसेसरीज नहीं रखता, सिंपल जो चीज इसे ढोके ले जाना है उसके लिए इनफ स्पेस बनाता है। एंड आरबीसी इज अ ट्रांसपोर्टर सेल। सो इसलिए अपने सारे ऑर्गेनल्स को इसीलिए इसने, है ना, सैक्रिफाइस किए ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ढोते समय इसे किसी तरह का हिंडरेंस ना आए। तो आप बोलिएगा एक हीमोग्लोबिन तो 4-4 ऑक्सीजन ढोके ले जा रहा है। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मेनी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर देयर इन ए सिंगल सेल ऑफ आरबीसी? इट्स ह्यूज, थाउजेंड्स रादर, या उससे भी ज्यादा। तो इसलिए जितना पॉसिबल हीमोग्लोबिन एक आरबीसी रख सकता है उतने पॉसिबल हीमोग्लोबिन लेकर वो चलता है। और आप इसीलिए देखिएगा हीमोग्लोबिन का जो मैक्सिमम रेंज है, इट रेंजेस फॉर ए हेल्दी ह्यूमन बीइंग फ्रॉम 14 ग्राम टू 16 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, राइट। तो आरबीसी की बहुत सारी बातें हैं, जगह जगह पे आपको मिलेंगी। अभी 11th में जहां तक आप देख रहे हैं ये सर्कुलेटरी सिस्टम में आरबीसी का कुछ फिनोमेना, कुछ प्रॉपर्टीज आपको नजर आए। उसके बाद इससे रिलेटेड जो डिजीजेस हैं, है ना, एनीमिया है, वो कई कंडीशंस में होते हैं। उन एनीमियाज के बारे में आपको पढ़ना है 12th में,
उसमें एक मिलेगा सिकल सेल एनीमिया पढ़ने के लिए और एक मिलेगा थैलासेमिया. Now those are also related to the hemoglobin, so that would be taken up in the 12th. Now come back to the original discussion. हम लोग को देखना था ब्लड ग्रुप, है ना. हम लोग देख रहे थे ब्लड ग्रुप और एक टेबल ड्रॉ किए थे. यहां था ब्लड ग्रुप और इस तरफ था ब्लड एंटीजन. या आप इसे कह सकते हैं एंटीजेंस ओवर आरबीसी. और इसका थोड़ा सा हम लोग वर्कआउट किए थे. अगर ब्लड ग्रुप ए है तो हम लोग बोले थे कि एंटीजन ए होगा. अगर ब्लड ग्रुप बी है इसमें एंटीजन बी होगा. अगर ब्लड ग्रुप ए बी है एंटीजन ए बी होगा. और अगर ओ है तो एंटीजन होगा नील. राइट. इसका रीजन है क्या कि दीज ब्लड ग्रुप्स आर एक्चुअली, आपको कल भी बताए थे, दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स. राइट. और इन ग्लाइकोप्रोटीन्स में खासियत क्या है कि इनके ऊपर छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट यानी मोनोसैकेराइड के चेन होते हैं. मोनोसैकेराइड सिंगल यूनिट ऑफ शुगर, उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं. मोनोसैकेराइड ये क्या है? सिंगल यूनिट्स ऑफ शुगर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, गैलेक्टोज एटसेट्रा. थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, अदरवाइज जब इनका जरूरत पड़ेगा और हम इनके बारे में बोलेंगे तो आपको ऐसा ना लगे कि अरे क्या नया आया गया, है ना. इसलिए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके जानकारी हम लोग बढ़ाते हैं. ये सब आपका फॉर्म कर रहा है बेस, ताकि आप जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ें, केमिस्ट्री थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा तो बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, है ना. कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्डिंग के ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं, वो आपस में कैसे बॉन्डिंग करते हैं, है ना. फिर जब वो पॉलीमराइजेशन करेंगे तो ये पॉलीमराइजेशन एक्चुअली एक तरह का कंडेंसेशन रिएक्शन है, जिसमें दो मॉलिक्यूल मिलता है, एक मॉलिक्यूल वाटर निकल जाता है. तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए उसको थोड़ा हम लोग देर से ही टेकअप करते हैं ताकि वो समझने में आसान रहे, क्योंकि केमिस्ट्री का बैकअप कुछ आ चुका होता है. एनीवे, सो बायोमॉलिक्यूल्स के हिस्से ग्लूकोज, गैलेक्टोज ये सब हैं. ये पाए जाएंगे एज ए शुगर रेसिड्यूज, शुगर चेन्स ओवर द ब्लड ग्रुप प्रोटीन्स. राइट. अब देखिए यहां पे थोड़ा ये समझ लें कि क्यों हम लोग ब्लड ग्रुप ओ के लिए एंटीजन नील बोलते हैं. एंटीजन हो गया वो प्रोटीन जिसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी तैयार होता है, या आप यूं कहें कि वो एंटीबॉडी तैयार करवा लेता है. जैसे ये वो बदमाश लड़का है जो दूसरों को लड़ाई करने में मजबूर कर देता. ठीक है. तो ये वो प्रोटीन्स हैं जिनके खिलाफ ना चाहते हुए भी एंटीबॉडी बनेंगे. राइट. सो अगर ब्लड ग्रुप ए को देखें तो मान लेते हैं दिस इज ए प्रोटीन का चेन. ब्लड ग्रुप बी को देखिए, दिस इज ए प्रोटीन का चेन. ब्लड ग्रुप ओ को देखिए, दिस इज प्रोटीन का चेन. एंड देयर इज नो डिफरेंस अप टू दिस. ये पार्ट ऑफ प्रोटीन है, पार्ट ऑफ प्योर प्रोटीन, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है. ये ब्लड ग्रुप ए के लिए, बी के लिए, ओ के लिए सेम है. अप टू दिस देयर इज नो डिफरेंस. ठीक है. अब देखिए इनके ऊपर शुगर के रेसिड्यूज होते हैं, 1 2 3 और 4, S1 S2 S3 SA कर लीजिए, क्योंकि ये चौथा यूनिट जो है वो ब्लड ग्रुप ए का स्पेसिफिक होता है. ठीक. उसी तरह से यहां पे देखिए, यहां पे भी S1, ये S2, यहां S3 और यहां SB डाल दीजिए. और O के लिए S1 S2 और यहां S3 डाल दीजिए. यहां ये बताया जा रहा है ये है S1 से लेके S3 तक जो है ये शुगर रेसिड्यूज हैं
सेम फॉर ऑल द 3 ब्लड ग्रुप प्रोटीन्स। ठीक है, तो अगर आप देखें शुगर रेसिड्यूज को, तो यहां से यहां तक ये ए, बी और ओ तीनों में सेम है। डिफरेंस कहां पे आता है? एट द 4th शुगर रेसिड्यू। दिस इज द 4th शुगर रेसिड्यू, इस पे डिफरेंस आता है। और इनके नाम हम बताएंगे जो जहां पे डिफर कर रहे हैं। ब्लड ग्रुप ए पे लास्ट टर्मिनल शुगर जो है वो एस ए है, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं एस ए। और ब्लड ग्रुप बी पे जो टर्मिनल शुगर है, जो चौथा शुगर रेसिड्यू है, वो है शुगर बी, एस बी। और ब्लड ग्रुप ओ पे है ही नहीं, राइट। तो देखिए, अगर यहां से यहां तक देखा जाए तो इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं। और अगर मान लेते हैं ब्लड ग्रुप ए वाला है, तो इसे अगर ब्लड ग्रुप बी मिला, यानी आरबीसी बी टाइप के मिले, तो ये यहां से पहचानेगा ओ ये पराया है, ये हमारा अपना नहीं है। यहां तक तो अपना है, लेकिन एक डिफरेंस भी ये टॉलरेट नहीं करेगा और इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा, राइट। तो इसलिए ये इसको पहचान लेगा, ब्लड ग्रुप ए वाला पहचान लेगा कि ये दूसरा है, जिसके अगेंस्ट में रिएक्शन करेगा, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होगा और इसे नष्ट कर देगा। इट विल डिस्ट्रॉय इट, ट्राई टू डिस्ट्रॉय इट। लाइकवाइज अगर ब्लड ग्रुप बी वाला इंसान है, उस पे अगर ब्लड ग्रुप ए यानी आरबीसी ए पहुंचने का कोशिश करे, तो बी पहचानेगा दिस इज नॉट माइन, दिस इज फ्रॉम आउटसाइड, दिस इज अ फॉरेन बॉडी। इस लास्ट शुगर रेसिड्यू तक को वो पहचान सकता है और इसलिए ये इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी अटैक माउंट करेगा और इसे डिस्ट्रॉय करेगा, राइट। अब देखिए, ब्लड ग्रुप ए हो चाहे ब्लड ग्रुप बी हो, अगर उसमें ब्लड ग्रुप ओ एंटर करता है, ये बोलेगा ये तो मेरा भाई है, यहां तक तो सेम टू सेम है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। सो काहे का ये एंटीजन, काहे का ये बाहरी, ये हमारा अपना है। दैट इज द रीजन व्हाई ब्लड ग्रुप ओ के अगेंस्ट ना तो ए, ना तो बी, ना तो ए बी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, नहीं करेगा। और ओ के खिलाफ तो वो करेगा ही नहीं, राइट। तो इसीलिए हम लोग अगला डिफरेंस, ये एक टेबल का कॉलम बढ़ाते हैं कि इसमें होगा एंटीजन प्रोड्यूस्ड। कौन सा एंटीजन प्रोड्यूस होगा? तो ए वाला जो है ये एंटीजन प्रोड्यूस, सॉरी नॉट एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीजन तो हो ही चुका। तो ए जो है ये एंटीजन ए रखे हुए है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा किसके खिलाफ? बी के खिलाफ। तो ये बनाएगा जो एंटीबॉडी वो होगा एंटीजन बी। इसको हम लोग कहेंगे एंटी, खिलाफ एंटीजन बी, या इसको आप कह सकते हैं और एंटीबॉडी टू बी। बी के लिए एंटीबॉडी बनाएगा, यानी बी से लड़ने के लिए, बी के खिलाफ लड़ने वाला एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड जगह पे, स्टैंडर्ड बुक्स में या इवन एनसीईआरटी में भी देखिएगा इसी तरह से लिखते हैं, एंटी टू एंटीजन ए, एंटी टू एंटीजन बी, राइट दैट। तो बी में आएंगे तो ये क्या करेगा? ये करेगा एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस करेगा वो होगा एंटी टू एंटीजन, क्या होना चाहिए? ए, या यहां हो जाएगा एंटीबॉडी टू ए। व्हाट अबाउट ए बी? दोनों से ले सकता है, इसलिए इसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, क्योंकि अगर ए वाला भी ब्लड आया तो ये बोलेगा मेरा अपना है, और अगर बी भी आ गया तो ये तो मेरा अपना है, और वो तो खैर सबका बराबर है, सबका मित्र है, इसलिए ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा नील, कोई एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस करेगा। दिस इज द रिजल्ट। और अगर ओ की बात करें तो ओ के लिए, यहां देख लीजिए, ओ के लिए बी भी पढ़ाया
ए भी पढ़ा है, इसलिए, और ए भी तो खैर है ही, तो इसीलिए ये क्या करेगा, ये बनाएगा एंटीजेन ए कॉमा एंटीजेन बी, दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर रखे हुए रहे, और ये एंटीबॉडीज इनके अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। एनसीईआरटी पे देखिएगा एक लाइन लिखा हुआ। हाँ, यही तो बताया जा रहा है कि वो जो है ये इसी कारण से यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि इससे किसी को लड़ाई नहीं है, और ये भी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, क्योंकि ये सबके लिए, सबको अपना ही समझता है। अभी नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं की है, दैट इज अनदर पार्ट, वो RH फैक्टर से रिलेटेड। वो नेगेटिव वाले से तो ले ही सकता है, और किसी से नहीं, और किसी से नहीं। वो पॉजिटिव से ले सकता है, और वो नेगेटिव से भी ले सकता है। वो पॉजिटिव को वो नेगेटिव भी ब्लड दे सकता है, नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता। तो हम लोग पॉजिटिव की बात नहीं किए हैं, हम लोग RH फैक्टर को यहां मर्ज नहीं किए हैं, दिस इज ओनली ABO ब्लड ग्रुप, अभी पॉजिटिव नहीं लाए। वो जब आएगा तो परम्यूटेशन, एक मिनट, वो जब आएगा तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके ये और ज्यादा बड़ा टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले यहां तक का बेसिक हम लोग समझ लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। राइट, ये आप नोट करना चाहते हैं कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां जोड़ दीजिएगा एंटीबॉडी टू ए, यहां हो जाएगा एंटीबॉडी टू बी। बी पॉजिटिव, दुनिया में सबसे ज्यादा O पॉजिटिव वाले मिलते हैं। AB नेगेटिव, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, AB नेगेटिव, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। और ऐसे लोग, ये देखिए, जब भी बेबी बर्थ होता है तो आजकल ब्लड ग्रुपिंग भी करते हैं, और इसलिए जैसे ही AB नेगेटिव पता चलता है तो गार्जियंस को ये हिदायत दी जाती है कि जहाँ पे भी ये बच्चे जाएं वहाँ के नियरेस्ट ब्लड बैंक को, है ना, इन्फॉर्म करके रखे कि ऐसा इंडिविजुअल हमारे एरिया में रहता है, ताकि वो उसका ब्लड ग्रुप अपने स्टॉक में रखे। कभी भी अगर उसे किसी तरह की सर्जरी की जरूरत हुई या एक्सीडेंट हुआ, जिस समय उसे बात नहीं, जिस समय उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जरूरत पड़ेगा, तो ऐसे कंडीशन में AB नेगेटिव बहुत रेयर है, तो पहले से वहां के ब्लड बैंक में वो ब्लड स्टॉक में रहना चाहिए। देखिए, हम लोग थियोरेटिकली पढ़ते हैं कि वो सबको दे सकता है, लेकिन प्रेफरेंस होता है
ए के लिए ए, बी के लिए बी, ए बी के लिए ए बी, क्योंकि नेवर नो, हमारा जो नॉलेज है ना सेल्स के बारे में, अभी भी बहुत कुछ जानने के बाद भी शैलो है, मतलब थोड़ा कम ही है। और बहुत सारी चीजें, जैसे हम लोग जानते हैं ह्यूमन के आरबीसी पे दो तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, एबीओ टाइप और एक आरएच। एक और है, वो है बॉम्बे टाइप ब्लड ग्रुप। और इसका रीजन क्या है, कैसे इसका नाम पड़ा, क्योंकि सबसे पहले बॉम्बे जो आज के डेट पे मुंबई है, वहां के इंडिविजुअल था, उसको रिएक्शन हो गया, उसे सेम ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ाने के बावजूद, फिर जाके डिटेल एनालिसिस करने के बाद पता चला कि उसमें एक अलग तरह का भी ब्लड ग्रुप है जो कि और अब तक नहीं डिस्कवर्ड था। तो फिर तब उसका नाम पड़ा, उस एंटीजन का, आरबीसी के एंटीजन का नाम पड़ा बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक दूसरे के खिलाफ जाती हैं, जो हमें नहीं पता। इसलिए सेफ यही होता है कि सेम ब्लड ग्रुप वाले लोगों को ब्लड डोनेट करें। अब एक नया टेक्निक डेवलप किया जा रहा है, ये जो आरबीसी के ऊपर ये जो ब्लड ग्रुप प्रोटीन्स हैं, उन्हें स्लैश आउट कर दें, उन्हें काट कर हटा दें। कैसे? ये सब क्या है, कोई ना कोई एंजाइम से डाइजेस्ट हो ही सकते हैं। तो आरबीसी को अगर वैसे एंजाइम से ट्रीट करें तो ये क्या करेगा, ब्लड ग्रुप प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर लेगा। ब्लड ग्रुप प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेने के बाद अब किसी का भी ब्लड, मतलब अब क्या हुआ, वो ब्लड ग्रुप फ्री हो गया, ठीक है। तो उसके खिलाफ किसी को भी एंटीबॉडी बनाने का जरूरत ही नहीं रहेगा। तो वो ब्लड, वो आरबीसी यूनिवर्सली किसी को भी डोनेट किया जा सकता है। इसलिए इन सारे झंझटों से इससे क्या होगा, ए बी नेगेटिव, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, ओ नेगेटिव, वेरी रेयर, तो ऐसे लोगों को भी अब ब्लड की आवश्यकता पड़ी तो इट कैन बी फर्निश्ड। राइट, हो चुका मिटाएं। आप अलग से कर लेंगे, मेरे पास स्पेस है तो हम इस पे बढ़ा सकते हैं। कैन एक्सेप्ट आरबीसी ऑफ ब्लड ग्रुप, और एक और कॉलम ड्रॉ करें, कैन डोनेट आरबीसी टू ब्लड ग्रुप। तो ए ब्लड ग्रुप वाला एक्सेप्ट कर सकता है किसका, ए का, और किसका एक्सेप्ट कर सकता है, ओ का। बी वाले के लिए बी एक्सेप्ट कर सकता है ओ का, ए बी वाले का ए कर सकता है, बी कर सकता है, ए बी कर सकता है, और ओ भी कर सकता है, और ओ केवल और केवल ओ का एक्सेप्ट करेगा। डोनेट करने की बारी आएगी तो ये कर सकता है ए को, और किसको कर सकता है, ए बी को। बी किसको कर सकता है, बी को और ए बी को। ए बी किसको कर सकता है, केवल और केवल ए बी को, और वो कर सकता है ए बी, ए बी, ओ, इन चारों को। सो इसीलिए ये हो गया, क्योंकि डोनेट कर सकता है इसलिए ये है, बात नहीं, यूनिवर्सल डोनर, और इसलिए ये हो गया यूनिवर्सल एक्सेप्टर। थोड़ी देर वेट कीजिए, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव का डिसीजन हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर आप खुलकर इस पर डिस्कस कर सकते हैं। ये टेबल पूरा कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये है एंटी, खिलाफ, किसका, एंटीजन बी, हाँ उसको अपोज करेगा, और उसका मतलब हुआ ये रखेगा क्या, एंटीबॉडी टू बी, बी के खिलाफ एंटीबॉडी रखेगा, और इसको अच्छे लैंग्वेज में कहते हैं एंटी टू एंटीजन बी।
तो इस साइड मिटा सकते हैं, इधर तो हो गया है, उधर वाला कॉलम नया नया बनाए, तो आप यहां से एक कॉलम और ड्रॉ कर लेंगे, है ना, नया एक टेबल जिसमें ये रखेंगे और इनको डालिए। ये हो चुका, तो इस पर हम लोग आए अगले डिस्कशन में, RH फैक्टर, या इसको कहते हैं रेसस फैक्टर। ये हो चुका इधर का टेबल पूरा। देखिए एक दूसरे तरह का एंटीजन है आरबीसी पे, उसे हम लोग कहते हैं RH, है ना, उसे कहते हैं RH एंटीजन। और एंटीजेंस आर प्रोटीन्स दैट आर फाउंड प्रेजेंट ओवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो यहाँ पे आरबीसी कंसर्न है, इसलिए आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये एंटीजेंस पाए जाएंगे। नाउ व्हाट, ये जो RH टर्म है ये रिप्रेजेंट करता है रेसस को, और ये टर्म आया कहां से, कोइंसिडेंस है, एक मंकी स्पीसीज है रेसस, उसके भी आरबीसी पे सेम प्रोटीन पाए जाते हैं, सेम एंटीजन पाए जाते हैं जो कि ह्यूमन पे, और ये एक एविडेंस है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। हाँ हाँ, हमारे पूर्वज बंदर ही थे। वी आर कॉल्ड एज एप्स। आप जब कॉर्डेटा पढ़ेंगे, क्या है, समय के साथ जब इवोल्यूशन होता है ना, टाइम के साथ जब इवोल्यूशन होता है, तो उसमें एक्चुअली जेनेटिक कैरेक्टर्स यानी जीन्स, जीन लेवल पे जिस पे बात करते हैं, जीन दैट इज ए पार्ट ऑफ डीएनए दैट इज फंक्शनल प्रोड्यूसिंग ए काइंड ऑफ आरएनए, whether it is going to make a protein or not, that is another thing, but जीन लेवल पे उस पर डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, और इतने सारे डिफरेंसेस होते हैं कि उनके बीच में कॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर बहुत कम रह जाता है। और ऐसा नहीं है कि इन बिटवीन स्पीसीज नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा कि मंकी बाद सीधे ह्यूमन बन गया, बीच में बहुत सारे स्पीसीज रहे होंगे जो धीरे धीरे करते करते ह्यूमन के तरफ डेवलप हो रहे थे, लेकिन इन बिटवीन स्पीसीज में क्या हुआ,
वो एडेप्टेशन उतनी तेजी से नहीं आया जितना कि ह्यूमन में आया। इसलिए वो स्पीसीज थे पर समय के साथ धीरे धीरे एक्सटिंक्ट करते चले गए और इतने कम नंबर में बने कि उनका ट्रेस भी नहीं है। लेकिन अगर पूरे अर्थ क्रस्ट का अगर एक्सकवेशन किया जाए, खुदाई किया जाए, आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड जिसमें पूरे कंट्री के आ जाते हैं, वो सब अगर मिलकर खुदाई करें तो कहीं ना कहीं उनके अवशेष जरूर मिलेंगे, लेकिन उतना कोई करता नहीं है, ये देखी हुई बात है। और क्रोमोसोमल एनालिसिस करने के बाद हम लोग जीन एनालॉगी पे, इवन हम लोग क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के बेस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके बाद बना। और इसलिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आया वो हम लोग जानते हैं अब तक लेटेस्ट है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, लेकिन इसको और कंडेंस करके 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया। और उसमें क्या है, जो बेस है वो है मोनेरा, और मोनेरा में भी कौन, आर्किया। आर्किया इज द बेस, ठीक है। आर्किया से फूटकर बने मोनेरा, और आर्किया आगे चल के डेवलप किया प्रोटिस्टा में, फिर प्रोटिस्टा से फिर फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी बने, इस तरीके से। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, विटेकर को फॉलो करते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, उसके बाद प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 लेकर चलते हैं। पर जैसे जैसे हम लोगों का क्रोमोसोम और जीन और डीएनए के बारे में इंफॉर्मेशन, नॉलेज बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम लोग और चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करके देख रहे हैं। एनीवे, तो दैट इज द रीजन व्हाई कि ह्यूमन बीइंग और मंकीज में क्लोजनेस होने के बावजूद बहुत सारे डिफरेंसेस। माउस और ह्यूमन बीइंग में सिमिलरिटी कहां पे है, देखिए दोनों मैमल्स हैं, इनके एक कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे जो कि अलग अलग जगह में माइग्रेट किया और वहां के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया, ठीक है, जिसे कहते हैं एडेप्टेशन। उसमें अलग अलग जगह के हिसाब से एडेप्टेशन आए। अगर स्केलेटन देखिएगा तो स्केलेटन में एक जो डेफिनेट एक स्पेशल बॉडी फॉर्म होता है, जैसे आप पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम में, उसमें 2 मिलेगा, आर्टिकुलर स्केलेटल और एपेंडिकुलर, ठीक है। तो एक होगा हमारा जो स्ट्रक्चर बनाएगा और एक होगा हमारा मूवमेंट करने वाला, जैसे स्कल से लेके जो हमारा ये है क्या कहते हैं वर्टिब्रा है, वर्टिब्रल कॉलम है, ये हमारा स्ट्रक्चरल है, ये हमारा बेस बनाता है। और ये लिम्स जो है, ये हाथ का और ये पैर का, ये ऑल टुगेदर 130 बोन्स के बने हुए हैं, हाथ और पैर मिलके, और ये हमारे मूवमेंट करने के लिए, आर्टिकुलेट करने के लिए बने हुए, मतलब स्केलेटल सिस्टम। तो इस सिस्टम को लगभग सभी मैमल्स फॉलो करते हैं, कुछ एक को छोड़ के लगभग सभी फॉलो करते हैं। तो इसीलिए आप यहां से ड्रॉ कर सकते हैं कि इनमें सिमिलरिटी तो होगा ही, नहीं होने का सवाल ही नहीं है, बिल्कुल होगा। अब माउस को हम लोग इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम और ह्यूमन का इम्यून सिस्टम एक ही तरह से बिहेव करता है। तो हमारे अंदर जिस तरीके से एंटीबॉडी बनते हैं उसमें भी उसी तरीके से एंटीबॉडी बनते हैं। दूसरी चीज है, लाइफ स्पैन कम होता है, तो थोड़े समय में ज्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन लेके उसका इनहेरिटेंस पैटर्न स्टडी करने में हम लोग को आसानी होती है। मंकी को लेकर अगर चलेंगे तो उसका गेस्टेशन पीरियड और लाइफ साइकिल लंबा होता है, तो उतने देर तक वेट करना है ना, कोई अगर इंपॉर्टेंट रिसर्च कर रहे हैं तो रिजल्ट में देर हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, वो बड़ा एग्रेसिव एनिमल है ना। मान लेते हैं किसी डिजीज के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये हम स्टडी कर रहे हैं, और जो साइंटिस्ट गया उसे उसने अटैक कर दिया, अब उसके अंदर जो इन्फेक्शन है ह्यूमन बीइंग में चला जाएगा तो वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। माउस के केस में ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग व्हाइट माउस जो होता है उसको यूज करते हैं, ब्राउन वाला नहीं। ब्राउन बहुत एग्रेसिव होता है, एल्बिनो माउस कंपैरेटिवली स्लो होता है, इसलिए उसे यूज किया जाता है रिसर्च। तो बहुत सारी चीजें, दिस इज द रीजन। एंड दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ह्यूमन बीइंग और माउस के बीच में, वो है ब्रेन वेट बाय बॉडी वेट रेशियो। ह्यूमन बीइंग का जितने एनिमल्स है सब में सबसे ज्यादा ब्रेन वेट बाय बॉडी वेट रेशियो होता है, और सेकेंड पोजीशन पे आता है यही माउस। कहते हैं ब्रेन वेट बाय बॉडी वेट रेशियो जिस एनिमल का ज्यादा होगा उसका इंटेलिजेंस उतना ज्यादा होता है। तो इन ह्यूमन बीइंग के बाद सेकेंड पोजीशन पे इसीलिए माउस आता है, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है उसका। इसलिए चूहा को अगर बंद करके रखिएगा, इट विल ट्राई टू फाइंड आउट अदर वेज टू कम आउट दिस केज।
ये जो तिक्रम बिराना, ये इंटेलिजेंस की निशानी है। तो ह्यूमन बींग में नहीं तो हम लोग कार्ट नहीं बनाते, है ना, नहीं तो हम लोग गियर्स नहीं बनाते, नहीं तो हम लोग लीवर नहीं बनाते, है ना, बड़ी बड़ी चीजों को उठाने के लिए लीवर बनाया जाता है ना। एक यहाँ पे जो फिजिक्स का पूरा यूज है, एक बड़ा सा लॉग रखते हैं और दूसरा लंबा लॉग लगा के हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट से फोर्स लगाते हैं, भारी चीज उठकर आ जाता है, दिस इज लिवर। तो ये सारी चीजें थी ह्यूमन के इवोल्यूशन हिस्ट्री में, सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने में बहुत मदद किया। सो हम लोग जैसे जैसे स्किल्स डेवलप करते हैं, माउस को भी स्किल डेवलप करना आता है, एंड दैट इज ड्यू टू दैट ब्रेन वेट बाय बॉडी वेट रेशियो, दिस इज द थिंग। एनीवे, अब आइए दूसरी चीज पे, ये है, हाँ, वहां डिस्कशन वहां पर कैसे पहुंचा ड्यू टू दिस। तो ये प्रूव करता है रेसस जो है, RH फैक्टर जो है, कि ह्यूमन बीइंग और मंकीज में एक क्लोज रिलेशनशिप है, और वो पहले आए दुनिया में, हम लोग बाद में आए। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दीज मंकीज आर द एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन। नाउ मुद्दे की बात है कि ये RH फैक्टर वाला एंटीजन RBC पे हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो दोज ह्यूमन बींग्स जिनके RBC पे RH फैक्टर होगा आर कॉल्ड RH पॉजिटिव। ठीक है, दोज ह्यूमंस हु हैव RBC with RH factor as surface antigen along with ABO type BG यानी ब्लड ग्रुप are called RH positive individual और सिंपली पॉजिटिव। तो अगर कॉम्बिनेशन करने जाएं तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? ए पॉजिटिव, या ए प्लस कर देते हैं बहुत बार, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ये सबसेट मिलेगा RH फैक्टर्स के साथ। यानी ABO टाइप के साथ, है ना, RH फैक्टर भी अगर उपस्थित रहे उसके RBC पे, तो अगर ब्लड ग्रुप A वाला है और उसे RH फैक्टर है RBC पे, तो A पॉजिटिव हो जाएगा। B वाला है, RH फैक्टर है, B पॉजिटिव, लाइकवाइज दिस विल गो ऑन। ठीक है, अब देखिए दूसरा इंस्टेंस कहता है क्या, दोज हु हैव मिसिंग, यानी नहीं है, मिसिंग RH फैक्टर ओवर their RBC as surface antigen are called RH negative individuals। और इनके कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे? ये सबसेट बनेगा A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव, AB नेगेटिव, ये दूसरा सबसेट बनेगा। यहां तक हो गया?
इसे लिखने के पहले रुक जाइएगा, यहां तक पूरा कर लीजिए ये दोनों कॉलम, उसके बाद बता रहे हैं। इतनी सारी चीजें देख रहे हैं ना, ये आरबीसी से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद डब्ल्यूबीसी का भी थोड़ा लंबा चौड़ा प्लेटफॉर्म है, और यही वजह है जब आप मेडिकल साइंस में जाएंगे तो आपको एक सेपरेट ब्रांच ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलेगा, वो है हीमेटोलॉजी, ओनली रिलेटेड टू ब्लड, और उसी से रिलेटेड आ जाता है इम्यूनोलॉजी, क्योंकि वो डब्ल्यूबीसी के साथ सारा काम करते हैं, आरबीसी के साथ सारा काम करते हैं। तो आप देखिएगा जब अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे, है ना, बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, तो वहां पे जब ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए जाएगा तो कहाँ भेजेगा? हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट। जैसे आप जाएंगे एम्स, वहां विजिट करेंगे तो आपको मिलेगा हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट। तो ब्लड ग्रुपिंग वगैरह, एंटीजन एनालिसिस करना, ये सब हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट करता है। तो जैसे जैसे हमारा मेडिकल साइंस में बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज बढ़ रहा है, वैसे वैसे वो अलग होता जा रहा है। जैसे पहले एक ब्रांच हुआ करता था पैथोलॉजी, इसी में सारा चीज होता था, उसमें वायरस, बैक्टीरिया, सारी चीज के बारे। अब माइक्रोबायोलॉजी अलग हो गया, पैथोलॉजी अलग हो गया, धीरे धीरे और भी वायरोलॉजी अलग हो गया। उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी आईसीएमआर ने बनाया है। आईसीएमआर जानते हैं? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर। उसने एक स्पेशल डेडिकेटेड सेल बनाया, डेडिकेटेड रिसर्च लेबोरेटरी बनाया वायरस के लिए, वायरोलॉजी लेबोरेटरी। इट इज एनआईवी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये पुणे में है एनआईवी। और कोविड के खिलाफ जितने सारे वॉर, मतलब फ्रंट पे जितने साइंटिस्ट थे, वो सारे एनआईवी के ही लोग थे। एनीवे, सो दीज आर द थिंग्स। कुछ हम लोग को धीरे धीरे एक्स्ट्रा चीजें जाननी चाहिए ताकि हमारा फैसिनेशन बढ़े। जब तक देखिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या विंग के लिए आपका फैसिनेशन नहीं बढ़ेगा, यू वोंट बी मोटिवेटेड। पढ़ाई करने के लिए इट्स नॉट एन इजी टास्क। आप किसी राह चलते बैठा के उसको नहीं पढ़ा सकते। उसके लिए आपके अंदर में इच्छा होनी चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको मोटिवेट करेगा। जब इस समय डिमोटिवेट होने लगेंगे, थक जाएंगे, मन नहीं करेगा, या कुछ ऐसा चीज आ जाएगा, बहुत प्यारे भाई बहन आ जाएंगे, उनके साथ चिल करने का मन करेगा, लेकिन वो भी करना है, पढ़ाई भी करना है। तो आपको पढ़ाई के लिए वापस मोटिवेट कौन करेगा? यही सारी चीजें, क्योंकि ये आपका लाइफ कैरियर दोनों बनाएगा। दैट इज द थिंग। एनीवे, सो हम आते हैं, ये तो हो गया। अब हम देखिए, जैसे वहां पे एंटीजन एंटीबॉडी वाली बात की है कि भाई ए एंटीजन रखने वाला बी के खिलाफ लड़ेगा, तो एंटीजन जिसके पास ए है वो एंटीबॉडी टू बी बनाएगा, है कि नहीं? उसी तरह से आरएच फैक्टर के साथ भी हिसाब किताब होगा। तो इसमें दो ही वेरिएशन है, या तो आरएच होगा या नहीं। ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो उसके लिए एक स्टेटमेंट है, जो आरएच पॉजिटिव होंगे, यानी जिनके आरबीसी पे आरएच फैक्टर होगा, वो आरएच नेगेटिव के खिलाफ नहीं जाएगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि आरएच नेगेटिव वाले का वो सारा चीज आरबीसी का मौजूद है आरएच पॉजिटिव वाले पे, बशर्ते कि ए बी ओ वाला सेम हो। ठीक है, अगर आरएच पॉजिटिव वाला ए है, यानी ए पॉजिटिव है और इधर से ए नेगेटिव है, तो यहां पर समझिए ए और ए होने के कारण दोनों में भाई भाई एक जैसे, राइट? अब इसमें क्या है कि एक्स्ट्रा आरएच है जो कि इसमें नहीं है। अगर ये भाई इस पे पहुंच गया तो क्या इसके खिलाफ ये सोचेगा? कुछ नहीं, क्योंकि उसको तो सारा इसका जो भी मटेरियल है, जो भी सरफेस पे है ना प्रोटीन्स हैं, वो सारे प्रोटीन इसमें भी मौजूद है, तो ये तो इसे अपना लगेगा। दैट इज द रीजन वाई आरएच पॉजिटिव वाले कभी भी, है ना, अपने काउंटर पार्ट आरएच नेगेटिव के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाएंगे, बशर्ते कि ए बी ओ सेम हो। अब पासा पलट दीजिए, साइड टर्न कर दीजिए। आरएच नेगेटिव वाले के पास अगर आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड आना चाहे तो देखिए ए भाई भाई, यहां पर कोई डिफरेंस नहीं है, पर इसमें आरएच नहीं है और ये आरएच लेकर आ गया, तो पूरा का पूरा एक प्रोटीन इसके लिए घुसपैठिया नजर आएगा, बाहरी नजर आएगा, ये फौरन उसके खिलाफ धावा बोलेगा। इसलिए अगर
माइनस वाले के पास, नेगेटिव वाले के पास पॉजिटिव ब्लड आता है, इट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू इट। बात समझ गए? अब आप लोग का जितना कंफ्यूजन है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के खिलाफ बनाएगा कि नहीं, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के खिलाफ बनाएगा कि नहीं, सब क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं? तो अब देखिए, फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ एंटीबॉडी डेवलपमेंट यानी एबी डेवलपमेंट, वी कैन से दैट इफ द एबीओ टाइपिंग, ये एबीओ टाइपिंग मतलब हुआ ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन, ठीक है? एबीओ टाइपिंग इज सेम बट RH compatibility is absent, यानी RH एक जैसा नहीं है, कंपेटेबल नहीं, एक जैसा नहीं है, एब्सेंट, देन RH positive will not produce एंटी सीरम। अब एक नया टर्म ऐड कर रहे हैं, एंटी सीरम, ब्रैकेट में इसी को एंटीबॉडी भी कहते हैं या इसी को एंटीजन भी कहेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, अलग अलग अगर वर्ड्स हैं तो उनको हम लोग एकोमोडेट करते चलते हैं, ताकि अगर घुमाकर क्वेश्चन पूछे तो हमसे नहीं छूटे, राइट? तो क्या कहा? RH पॉजिटिव विल नॉट प्रोड्यूस एंटी सीरम या एंटीबॉडी अगेंस्ट RH नेगेटिव RBC। राइट? अब इसी को पलट दीजिए, अगर टेबल टर्न कर दें तो RH नेगेटिव will produce antigen to RH positive RBC। समझ गए? जिस बात को हम लोग यहां पर समझे कि नेगेटिव वाले पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि ये वाला नया है, उसी बात को यहां सिस्टमेटिक तरीके से जैसे हम लोग लिखते हैं स्टैंडर्ड टाइप में, वैसे लिखा गया। बुक में अगर मिलेगा, क्वेश्चन में अगर मिलेगा, फ्रेज दे देगा, तो आपको अब दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर ये चीज हो जाए। बस ब्लड चढ़ाना सीख लीजिए, ट्रांसफ्यूजन स्पेशलिस्ट आप यहां से बन गए। मतलब कहने का मतलब है उन आपको नो हाउ आ गया, क्या है नहीं है ये आप पता कर सकते हैं। अगर कोई गलत कर रहा है तो आप टोक सकते हैं, पूछ सकते हैं, भाई हमारे परिवार के फलना आदमी है, इन्हें ब्लड ग्रुप आप क्या दे रहे हैं, देख ले सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना? इसका मतलब ये नहीं कि खुद कोशिश करने लगेगा, नहीं, यू आर नॉट लाइसेंस टू डू दैट टिल नाउ, बट मे गॉड मेक यू एनेबल दैट। देखिए कहते हैं क्या, ये हमारे घर में कहावत है और सभी जानते होंगे कि 24 घंटा में एक बार जीवा पे सरस्वती माता बैठती है। तो कहने का मतलब है कि कोई ना 24 घंटे में एक बात 100% सच हो जाएगा। तो कभी भी किसी के खिलाफ या किसी के लिए गलत नहीं बोलिए, क्या पता अगर वही बात सच हो गया तो। इसलिए दुश्मन को भी बद्दुआ नहीं देना चाहिए। दिस इज इट, दिस आर गुड कैरेक्टर्स वन शुड कीप इन देयर माइंड ऑलवेज। इसलिए कहा जाता है गुस्से पे काबू रखिए, क्योंकि गुस्से में हम लोग बहुत सारी बातें बोल जाते हैं,
गलती से वही सही हो गया तो। अब मोस्ट ऑफ द टाइम देखिएगा गुस्से में बोला हुआ बात ही सही होता है, डोंट नो व्हाई। इसलिए कहा जाता है गुस्से में अपने आप पे काबू रखिएगा, कोई भी गलत बात नहीं बोलिएगा, हो सकता है वो दूसरे को लग जाए, बाद में आपको अफसोस हो, तो दैट शुड नॉट बी डन। एनीवे, सो ये बात कहां से है अभी हमको ध्यान में नहीं आ रहा है वो अच्छा, हम जो आप लोग को प्रे किए उसी से बात आई। एनीवे, नाउ एक टर्म है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। आजकल फीटस को फोटस एक्चुअली होता है, FOE से उसका स्पेलिंग शुरू होता है, तो FETUS कर देते हैं फिटस। FOETUS होना चाहिए, FETUS, तो उसी से FOE होना चाहिए तो FEE लिखते हैं आजकल बहुत सारी जगहों पर। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ये जो है इट इज नॉट अ डिजीज बट ए कंडीशन and is arising out of this RH incompatibility. It is a condition, not a disease, arising out of RH factor इनकॉम्पैटिबिलिटी। ये इनकॉम्पैटिबिलिटी या ये प्रॉब्लम कैसे अराइज होता है इसको पहले हम लोग देखेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद इसके बारे में जो भी शॉर्ट नोट्स लिखना है वो देखेंगे। कहता है क्या कि अगर एक मैरिज है, मैरिज हुआ जिसमें हस्बैंड अगर RH नेगेटिव है और वुमन अगर RH पॉजिटिव है, देन व्हाट विल हैपन, डोमिनेंट फैक्टर होता है RH पॉजिटिव, इसलिए फिटस जो है वो RH पॉजिटिव होगा। अब मदर और फिटस दोनों सेम टाइप के हो गए, ठीक है, मदर भी RH पॉजिटिव, फिटस भी RH पॉजिटिव, देयर इज नो इशू, दे कैन कंटिन्यू देयर प्रेगनेंसी, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, और कोई भी प्रॉब्लम इसमें अराइज आउट नहीं होगा। प्रॉब्लम कब आएगा, जब मेल यानी हस्बैंड RH पॉजिटिव है और वाइफ RH नेगेटिव। फिर से देखिए डोमिनेंट फैक्टर कौन है, पॉजिटिव, इसलिए जो फिटस होगा वो हो जाएगा RH पॉजिटिव। एज फार एज द फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट प्रेगनेंसी इज कंसर्न, देयर इज नो इशू अप टू नाउ, कंसीव करने और उसके मैच्योर करने तक, गेस्टेशन पीरियड पूरा होने तक कोई इशू नहीं है। इशू कहां से आ सकता है और जिसके चांसेस 99.9% है, वो है ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द बेबी। क्या होता है, बर्थ के दौरान क्या करना पड़ता है, मदर के और फिटस के बीच में, या अब तो बेबी हो गया वो मैच्योर करके, मदर और बेबी के बीच में जो कांटेक्ट है, डायरेक्ट कांटेक्ट, वो है अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, जिसे हिंदी में नाड़ी कहते हैं। तो बर्थ के बाद उस अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं और उसमें क्या होता है, फीटस के तरफ से ही शुरुआत के दौर में फीटस का भी ब्लड वेसल और मदर का भी ब्लड वेसल उससे पैरेलल दौड़ता है। रीजन है कि मदर से ही सारा न्यूट्रिएंट फोटस में जाता है और फोटस के अंदर बना हुआ सारा वेस्ट मदर में उसी ब्लड वेसल के द्वारा आता है। अब दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, दिस इज फॉर श्योर, मदर का ब्लड वेसल सेपरेट दौड़ रहा है, फीटस का अलग, लेकिन दे आर सो क्लोज, एक सिंगल मेम्ब्रेन का दोनों के बीच में अंतर होता है, इसलिए इजी डिफ्यूजन से मटेरियल इधर से उधर, उधर से इधर आ जाए, ठीक है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, डिफ्यूजन के थ्रू जाता है, तो डिफ्यूजन के थ्रू मदर ब्लड से ऑक्सीजन फीटस में जाएगा और डिफ्यूजन के थ्रू फीटस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड मदर ब्लड में आएगा, फीटस का यूरिया मदर के ब्लड में आएगा, मदर से सारे न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, न्यूट्रिएंट और जितने तरह के मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, सब फीटस में जाएंगे। और तो और एंटीबॉडीज भी मदर से फीटस में जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये एंटीबॉडीज उसको जरूरी है। रीजन, अभी उसका इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं किया है,
तो द फिटस कैनॉट प्रोटेक्ट itself from any kind of attack of microorganisms. किसी के भी अटैक से वो अपने आप को बचा नहीं सकता. Who will save her or him? Mother will do the job. So that is why she will provide the antibodies. Now कौन सा एंटीबॉडी टाइप्स होते हैं? 5 टाइप के एंटीबॉडी हैं. अब उनमें से कौन जाएगा ये आप 12th में देखेंगे. सभी एक जगह खिचड़ी नहीं करेंगे. है क्या? तो एंटीबॉडी मदर पहुंचाएगी फिटस को डेवलपिंग कंडीशन में ताकि उसका प्रोटेक्शन हो सके इन्फेक्शन के खिलाफ. अब जब फर्स्ट बेबी का बर्थ होगा उस समय जब अम्बिलिकल कॉर्ड कट होगा उस समय मदर और फिटस दोनों का यानी मदर और बेबी दोनों का ब्लड वेसल कट होगा. इट इज वेरी मच पॉसिबल कि मदर के ब्लड में ओपन ब्लड वेसल में बेबी के ओपन ब्लड वेसल से एक ड्रॉप ही सही आरबीसी पहुंचे. दिस इज वेरी मच पॉसिबल एंड दिस इज द टाइम व्हेन द मदर हु इज RH नेगेटिव will get an exposure of RH positive RBC. अब एक नया एंटीजन उसके बॉडी में एंटर किया मदर के ब्लड में. So deliberately within a week or so, she will produce antibodies against RH factor. So you can call it as a sensitization. उसे sensitive किया गया RH positive के खिलाफ. पहले वो sensitive नहीं थी. Now she has become sensitive, so she will start produce RH positive के खिलाफ antibody and will make a stock of it. फ्यूचर में कभी अगर उसका सामना हुआ तो she will deliberately increase the RH positive anti-serum या एंटीजन. राइट? तो कहने का मतलब है RH पॉजिटिव के खिलाफ वो एंटीबॉडीज अब ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करेंगे. पहले तो बना के रख ही लिया क्योंकि उसे एक्सपोजर मिल गया. नाउ कम डाउन टू द सेकेंड केस ऑफ प्रेगनेंसी. व्हेन जब सेकेंड प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगा मदर एज यूजुअल फिटस के प्रोटेक्शन के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन के साथ साथ एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस करेंगी और प्रोवाइड कराएंगी ताकि उसका प्रोटेक्शन हो. एंड दिस विल बिकम a deadly thing for the developing fetus. Why so? Along with all the antibodies, she will also provide the antibody against RH factor. And eventually, this RH positive is the blood group of the fetus. So, she will deliver those antibodies who will act against the RBC of the fetus. And the fetus will die in the womb. So, her womb will become a graveyard for him or her. This is called erythroblastoma fetalis. Erythrocyte यानी RBC, blastoma, blast, fetalis of the fetus. Got the point? Why it is happening so? इसीलिए कहा it is not a disease at all. ऐसा कोई ये disease नहीं है. It is a kind of condition arising out of the incompatibility between RH positive and RH negative. Right? तो इसलिए प्रेगनेंसी के पहले हमेशा डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं कि यू टाइप योर ब्लड ग्रुप फॉर बोथ एबीओ टाइप एंड RH टाइप. अगर इनकॉम्पेटिबिलिटी पता चला तो डॉक्टर विल टेक एक्सट्रीम केयर कि वो ऐसे कंडीशन को ना प्राप्त करें जिसमें कि है ना दोनों के बीच में यानी मदर और फिटस के दौरान मदर का फर्स्ट बेबी क्या कहते हैं डिलीवरी के दौरान दोनों का ब्लड मिक्सअप हो. लेकिन उसे रोका नहीं जा सकता, बहुत बार हो ही जाता है. तो वैसे कंडीशन में सेकेंड प्रेगनेंसी को सरवाइव कराने के लिए उन्हें इम्यूनोसप्रेसेंट्स देना पड़ता है. तो इनके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं. इम्यूनोसप्रेसेंट क्या करेगा? हमारे इम्यून सिस्टम को डाउन करता है, डाउनग्रेड करता है, यानी एंटीबॉडी प्रोडक्शन कैपेसिटी को घटाता है. अब सोचिए तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर घटेगा, इन द मीन टाइम अगर कोई इंफेक्शन एंटर कर गया और वो दैट टू एंटर्स द डेवलपिंग फिटस, यू कैन इमेजिन व्हाट कैन हैपन. तो इसलिए ये इनफैक्ट बहुत ही रिस्की कंडीशन होता है. इसलिए इनकॉम्पेटिबिलिटी आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस, बर्थ कॉम्प्लिकेशंस देते ही देते हैं. ठीक है, तो ये नोट कर चुके. अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग नोट्स लिखते हैं. व्हाट हैपेंस व्हेन द फर्स्ट
baby bonds during umbilical cord separation the baby blood, that is RBC, may come in contact with the mother's blood, with the mother's blood, yani again RBC. Now if the mother is Rh negative and baby is Rh positive, then mother becomes, बात नहीं, मदर बिकम्स सेंसिटाइज्ड, ये टर्म है सेंसिटाइज्ड अगेंस्ट RH पॉजिटिव RBC, and so will produce antibodies against RH पॉजिटिव RBC. ठीक है, दिस इज द कंडीशन. इस साइड का मिटाएं, ये तो हो चुका है. अगले स्टेटमेंट पे हम लोग देते हैं इन दिस केस द सेकेंड प्रेगनेंसी will be in danger as mother supplies, यहां ध्यान दीजिए, as the mother supplies antibodies to the fetus for its protection. In due course, इसी दौरान she will induce RH positive antibodies, या ऐसे कहिए induce antibodies against RH factor which will react with fetal RBC, RH factor, and a reaction will destroy the fetal RBC. This will kill the fetus.
a condition as named in the beginning. यानी शुरुआत में जो कंडीशन का नाम लिखा गया है वही कंडीशन अपीयर होगा, राइट? सो दिस इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, है ना, जिसके वजह से सेकेंड प्रेगनेंसी ऑनवर्ड्स बिकम्स प्रॉब्लमेटिक। इसका ट्रीटमेंट है, और उस ट्रीटमेंट पे हम लोग क्या करते हैं, एंटी बॉडी सप्रेसेंट्स देते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट्स, टू कंटिन्यू onward pregnancies successfully antibody production capacity is suppressed of the mother by injecting immunosuppressants। काफी है इतना। This is all about we have to study in RBC in the formed elements segment. तो आप लोग महान विद्यार्थियों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी सभा को यहीं समाप्त किया जाए, ताकि आप लोग को दोबारा घड़ी देखने का जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, पॉज द वीडियो, पॉज द वीडियो।